नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस की मुख्य परीक्षा में बिहारी से प्रश्न सीधे तौर पर आता है। बीपीएससी वगैरह में बिहारी से प्रश्न सीधे नहीं आता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी बिहारी से प्रश्न आता है, लेकिन बीपीएससी वाले यह न मान लें कि उनके लिए बिहारी बिल्कुल नगण्य विषय है, इस पर उन्हें पढ़ना ही नहीं है। यदि रीतिकाल पढ़ना है तो बिहारी का भी अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों, बिहारी को आप लोग किसी भी रूप में नज़रअंदाज करके नहीं जाएं, क्योंकि भक्ति काल के 4 कवियों के बाद रीतिकाल से भी एक प्रश्न किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है। तो भरसक आप कोशिश करें कि रीतिकाल को और बिहारी को ढंग से तैयार करके जाएं। दोस्तों, बिहारी पर जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है, बिहारी की काव्य कला या बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। यह प्रश्न आता है, बिहारी की कविता गागर में सागर शैली की कविता है। या प्रश्न आ जाता है, बिहारी की कविता मुक्तक में प्रेम तलैया है। या फिर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर के आधार पर बिहारी की काव्य कला की समीक्षा करें। या बिहारी की कविता में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिक पद्धति है, इस कथन का उल्लेख करें। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहारी बेशक दरबारी थे, बिहारी की कविता दरबारी थी, फिर भी दरबारी होकर भी इनकी कविता लोक चेतना की उपेक्षा नहीं करती है। तो जब इतने मुद्दों पे आप तैयार कर ले जाएंगे बिहारी को, तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का जब उत्तर लिखिए तो आप एक उसके लिए भूमिका पक्ष तैयार करते हैं, और जो भूमिका पक्ष तैयार करते हैं उसमें आपका एक एक शब्द एक एक पैराग्राफ की जानकारी देता है। ध्यान से सुनिए, भूमिका पक्ष में एक एक शब्द एक एक पैराग्राफ की जानकारी देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने लिखा, बिहारी रीति काव्य धारा के रीति सिद्ध कवि थे। अब जैसे आपने बिहारी को रीति काव्य से जोड़ा या रीति काल से जोड़ा, तो इसका मतलब है कि रीति काल यानी एक विशेष पद्धति की कविता, एक विशेष परिपाटी की कविता, उन सभी रचनाकारों को रीति काल में रखा गया जिन्होंने नायिका भेद पर कविता लिखी, जिन्होंने नखशिख वर्णन का सहारा लिया, जिन रचनाकारों ने अलंकारों को कविता में विशेष स्थान दिया, जिन रचनाकारों ने श्रृंगार को कविता का मुख्य विषय माना, जिन रचनाकारों ने दोहा जैसे छोटे छंद या मुक्तक शैली का सहारा लिया, जिन रचनाकारों ने दरबारी परिवेश में रचना रची, जिन्होंने प्रशस्ति मूलक रचनाएं रची। अब ध्यान से सुनिए, रीतिकाल का अर्थ एक विशेष परिपाटी, एक विशेष पद्धति के रचनाकार। रीतिकाल में उन्हीं रचनाकारों को रखा गया जिनकी कविता एक विशेष शैली से जुड़ी हुई थी, एक विशेष बंधी बंधाई परिपाटी से जुड़ी हुई थी। बिहारी को रीतिकाल का रीति सिद्ध रचनाकार कहा गया। रीतिकाल के रचनाकारों ने नायिका भेद यानी कौन सी नायिका मध्या है, कौन सी मुग्धा है, कौन सी प्रौढ़ा है, कौन सी चित्रिणी है, कौन सी नायिका संखिणी है, कौन सी नायिका हस्तिनी है, कौन सी नायिका पद्मिनी है, कौन सी नायिका कलहांतरिता है, कौन सी नायिका खंडिता है, वासक सज्जा है, अभिसारिका है। तो नायिकाओं का भेद वर्णन किया, साथ ही नायिकाओं का अंग शोभा वेशभूषा चित्रण किया,
नाखून से लेकर शिखा तक का सौंदर्य चित्रण किया, श्रृंगार चित्रण किया। उनकी रचनाएं दोहा जैसे छोटे छंदों में मुक्तक शैली में उद्घाटित हुईं। दरबारी परिवेश के अनुरूप उनकी कविताएं सजावट की वस्तु थीं। अलंकारों का उसमें प्रदर्शन प्रिय प्रयोग था। उनकी रचनाएं शासकों की प्रशंसा में लिखी गईं, प्रशस्ति मूलक थीं। यानी सामंती दरबारी परिवेश की कविता को ही रीतिकालीन कविता कहा गया। देखिए, अब दूसरी बात आपने चर्चा की कि बिहारी रीति सिद्ध रचनाकार थे। तो जाहिर सी बात है कि रीति काल के कवियों ने रीति निरूपण का सहारा लिया। रीति निरूपण का अर्थ आप जानते हैं कि जो कविता में लक्षण, व्याख्या और उदाहरण का सहारा ले। रीति निरूपण का अर्थ जिन रचनाकारों ने कविता के अंगों को काव्यांग कहते हैं, तो कविता के अंग रस, छंद, अलंकारों की परिभाषा जो दे उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। उस परिभाषा की व्याख्या करे और साथ ही उदाहरण प्रस्तुत करे, तो लक्षण, व्याख्या, उदाहरण, इन तीनों की बंधी बंधाई परिपाटी को रीति निरूपण कहते हैं। जो रचनाकार रीति काल के इन तीनों परिपाटी का पूरी तरह अनुसरण करते थे, इनसे बंधे थे, उन्हें रीतिबद्ध कहा गया। क्या कहा गया? रीतिबद्ध। जैसे केशव, जैसे चिंतामणि, जैसे सेनापति, जैसे आचार्य देव, जैसे भूषण। जो रचनाकार इस रीति निरूपण को भली भांति जानते थे, यानी लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, व्याख्या क्या है, किंतु अपनी कविता में इसका प्रयोग नहीं करते थे, जो इनको पचा रखे थे, जो इनके शास्त्रीय ज्ञान से परिपूर्ण थे, जो इनमें सिद्ध थे, जिन्हें सिद्धि हासिल थी, फिर भी कविता में प्रयोग नहीं करते थे, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? बिहारी रीति सिद्ध रचनाकार थे, जो ना तो रीति निरूपण को जानते थे, ना ही कविता में प्रयोग करते थे, अर्थात जिन्हें ना तो लक्षण, उदाहरण, व्याख्या की समझ थी, ना ही कविता में उन्होंने इसका प्रयोग किया। ऐसे रचनाकारों को रीति मुक्त रचनाकार या रीति स्वच्छंद रचनाकार कहा गया। आपने नाम सुना होगा घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। उन्हें रीति स्वच्छंद या रीति मुक्त। दोस्तों, कविता के अंगों की परिभाषा देने को लक्षण ग्रंथ कहते हैं। बिहारी रीतिबद्ध नहीं थे, रीति सिद्ध थे। बिहारी रीति मुक्त भी नहीं थे। मतलब यदि रीति सिद्ध थे तो उन्होंने काव्यांग की परिभाषा नहीं दी, लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि मौलिक कविताओं को रचा। इसीलिए लक्षण ग्रंथ की जगह बिहारी की कविता रीति काल के दरबारी परिवेश में लक्ष्य ग्रंथों की रचना करती है। लक्षण नहीं, लक्ष्य। इन्होंने काव्यांग की परिभाषा नहीं दी, बल्कि सीधे सीधे मौलिक कविताएं लिखी। इसलिए आप देखेंगे कि खास करके पीजीटी, टीजीटी की परीक्षाओं में, राजस्थान ग्रेड की परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ में भी यह प्रश्न आ जाता है कि बिहारी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते हैं, लक्ष्य ग्रंथ की रचना करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने इतनी बात लिख दी, देखिए भूमिका है, और सिर्फ मैंने 2 शब्द लिया था, बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि थे। फिर भूमिका में ही लिखिए कि बिहारी जयपुर के दरबारी घराने सवाई राजा मिर्जा जय सिंह के दरबारी परिवेश के कवि थे। यानी सामंती दरबारी परिवेश के रचनाकार बिहारी ने अपनी कविता में नायिका भेद, अलंकारों का, श्रृंगार चित्रण का विशेष प्रयोग किया। रीतिकाल के कवियों पर जब आप लिखें तो इस बात की जरूर चर्चा करें कि ये रीतिकाल के रचनाकार थे, इन पर दोहरी मानसिकता, दोहरी दरबारी मानसिकता हावी थी। यानी
कहीं ना कहीं बिहारी जैसे रचनाकार उन सामंतों या शासकों के दरबारी थे जो कभी मुगल कालीन या उत्तरवर्ती मुगल सत्ता के दरबारी थे, मनसबदार थे। इन मनसबदारों ने ही मुगल सत्ता के बिखरने के बाद अपने दरबार विकसित किए। बिहारी जैसे रचनाकार इन्हीं दरबारों में थे। मुगल कालीन दरबारों में मुगल कालीन शासकों को उनके मनोरंजन के लिए उर्दू में एक प्रकार से फड़कते श्रृंगारिक अश्लील शेरों को उनके शायर सुनाया करते थे। यानी मुगल कालीन शासकों को उनके दरबारी शायर उनके मनोरंजन के लिए, उनकी कामोत्तेजना को बढ़ाने या काम पूर्ति के लिए, यौन भावों की पूर्ति के लिए उर्दू में 2 पंक्तियों में छोटे छोटे शेरों के माध्यम से एक प्रकार से श्रृंगारिक पद सुनाया करते थे। बिहारी जैसे रचनाकारों ने उर्दू के इन्हीं शेरों के अनुसरण में, उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं की नकल पर या देखा देखी हिंदी में दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया। 2 पंक्तियों के छंद का देखें तो 4 चरण इसमें भी है, लेकिन 2 अर्धाली है, 48 मात्राओं का छंद है। अब जाहिर सी बात है कि बिहारी जैसे रचनाकारों का एकमात्र उद्देश्य था कम में बहुत कुछ कह देना, अलंकारों के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से अपने शासकों सामंतों को एक प्रकार से वशीभूत करना, उन्हें चमत्कृत कर देना, उन्हें उपकृत करना। यानी अपने चमत्कारी या प्रभावपूर्ण पदों के द्वारा उन्हें खुश करके, उनका मनोरंजन करके अपने लिए धनार्जन करना। जाहिर सी बात है कि इन शासकों सामंतों के पास ऐसा कोई विशेष समय नहीं था या इतनी फुर्सत नहीं थी कि ये बैठ करके कोई महाग्रंथ या रामचरितमानस जैसी महाकाव्यात्मक रचना सुनते। इसीलिए इनका एकमात्र उद्देश्य था ये अपने श्रृंगार पूर्ति के लिए, काम लिप्सा की पूर्ति के लिए, यौन भावों की तृप्ति के लिए एक ऐसे पद पर टिके हुए थे, ऐसे साहित्य पर जो छोटा हो, जिसके पद छोटे हों अर्थात मुक्तक हों और उन्हीं में बहुत से भाव भरे गए हों। इसलिए आचार्य शुक्ल ने बिहारी के विषय में लिखा कि बिहारी श्रृंगार के अत्यंत श्रेष्ठ या प्रगल्भ रचनाकार थे। और फिर इसी आचार्य शुक्ल ने लिखा कि बिहारी की कविता मानो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेलबूटे की तरह है। हालांकि पूरा यह एक डायलॉग है कि बिहारी की कविता से उन्हें संतोष नहीं मिल सकता जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहती हैं, बल्कि बिहारी की कविता को उन पारखियों की नज़र से समझने की आवश्यकता है जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेलबूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करती हैं। दोस्तों, इसका मतलब है हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेलबूटे, तो छोटे छंद में, 2 पंक्तियों के छंद में, दोहा जैसे छोटे छंद में अलंकारों के द्वारा या यूं कहें कि उक्ति वैचित्र के द्वारा, विचित्र कथन के द्वारा, ऐसा भी कह सकते हैं कि वक्रोक्ति शैली के द्वारा कई चमत्कारी बातें लिखी जाती थीं जिनमें अर्थ गंभीरता थी। इसीलिए यह कहा गया कि बिहारी की कविता में गागर में सागर शैली दिखाई पड़ती है। लिखते हैं ग्रियर्सन कि बिहारी जैसा रचनाकार उस समय के यूरोप में भी कोई नहीं था। तो इसके पीछे कारण है बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति और उनकी भाषा की सामासिक पद्धति। भाषा की सामासिक पद्धति का अर्थ होता है, समास किसे कहते हैं? राजा का पुत्र, समास बना दिया राजपूत। घोड़े पर सवार, समास बनाया घुड़सवार। तो बहुत बातों को कम में लिख देना मित कथन शैली ही सामासिक शैली है या संश्लिष्ट शैली है। बिहारी जैसे रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों को खुश करने के लिए भाषा की सामासिक पद्धति का प्रयोग किया और कल्पना की समाहार, समाहार कहते हैं बहुत चीज़ों को एकत्रित कर देना। अब आप समझिए कि बिहारी मात्र 2 पंक्तियों में न जाने कितने भाव गढ़ देते थे। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात।
या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, समझिए, या तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग। देखें तो बिहारी की कविता में मात्र 2 पंक्तियों में 8 से 10 क्रियाओं को रखने की कोशिश की गई है। अद्भुत कल्पना शक्ति थी बिहारी के पास, और सभी कल्पनाओं को एकत्रित कर देना, कल्पना की समाहार शक्ति, और कम में यानी छोटी सी भाषा में छोटे छंद में व्यक्त कर देना, इसे ही भाषा की सामासिक पद्धति कहती हैं। यही वजह है कि बहुत सी बातों को, यानी गागर में सागर को हटाने की पद्धति थी। बहुत सी बात सागर है और कम में कहना गागर शैली, इसलिए बिहारी की कविता गागर में सागर शैली की है। इसलिए बिहारी की कविता देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर है। इसलिए बिहारी की कविता मुक्तक में प्रेम तलैया, 2 पंक्तियों में मानो प्रेम तलैया को रख दिया हो, श्रृंगार को रख दिया हो। दोस्तों, बिहारी जैसे रचनाकारों ने इस बात को समझ लिया था कि जो सामंती अभिरुचियां हैं उसमें जन सरोकारों के लिए कम महत्व है। सामंती दरबारी परिवेश में शासकों की भोग लिप्सा है, काम लिप्सा है, उसे ही वरीयता देते हुए बिहारी जैसे रचनाकार श्रृंगार को अधिक महत्व देते हैं। तो फिर यहाँ से लिखिए, भूमिका लिखने के बाद दूसरी बात यानी मुख्य भाग जब लिखें कि बिहारी की कविता में 3 विषय प्रबल रहे। क्या क्या? श्रृंगार, नंबर 2 भक्ति, और नंबर 3 नीतिपरकता। दोस्तों, जब बात करें बिहारी की कविता में श्रृंगारिकता की, तो ये तो हम लोग समझ गए कि बिहारी रीतिकाल के थे और रीतिकाल के कवि श्रृंगार को ही मुख्य विषय मानते थे। तो जाहिर सी बात है कि क्या रीतिकाल के कवि बिहारी की श्रृंगार प्रियता या श्रृंगारिकता इन्हें अन्य कवियों से किसी रूप में अलग करती है क्या? तो जब बात करें बिहारी के काव्य विषय के रूप में, तो इस बात की जरूर समीक्षा करें या चर्चा करें कि बिहारी ने अपनी कविता में श्रृंगार की चर्चा की, बिहारी की कविता में भक्ति है, बिहारी की कविता में नीतिपरकता है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, क्योंकि बताते बताते कहीं अंत में मेरे दिमाग से ये बात ओझल ना हो जाए कि सामंती दरबारी कवि थे बिहारी। श्रृंगार को उन्होंने केंद्रीय विषय माना, लेकिन फिर भी उनकी कविता में भक्ति है और नीतिपरकता है। समाज को लोकाचार की शिक्षा देने को ही नीतिपरकता या नैतिकता कहते हैं, और ऐसे नैतिक पदों की रचना को ही सूक्ति कहते हैं, सुंदर उक्ति। तो अब जरा समझिए, जो रचनाकार बिहारी दरबारी हो और दरबारी होकर भी समाज को शिक्षा देने के लिए नीतिपरक पद लिख रही हूं, कैसे? नर अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जेते वह नीचे चले त्यों त्यों ऊंचो होए। कैसे? बिहारी लिखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। या कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। या फिर बिहारी लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। जो रचनाकार समाज को मध्यम मार्ग सिखाए, जो रचनाकार समाज को लोकाचार सिखाए, विनयशीलता सिखाए कि नर और नल में बहने वाला नीर वही ऊंचाई प्राप्त कर सकता है जिसमें नीचे चलने का गुण हो, झुक कर चलने का गुण हो, उदारशीलता हो। तो एक तरफ बिहारी नीतिपरकता की चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ इनके पदों में भक्ति थी। बेशक इनकी भक्ति को आचार्य भिखारी दास के नज़र से आप देखें कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, यह तय कि बिहारी जैसे रचनाकारों ने भक्ति परक जो पद रचे, उनका उद्देश्य कहीं से भी भक्ति नहीं था,
बल्कि ये भक्ति परक पद विशुद्ध श्रृंगारिक पद थे। इनमें सिर्फ भक्ति का छौंक या तड़का लगा हुआ था, या यूं कहें कि सतही तौर पर ये पद भक्ति परक बेशक थे, लेकिन इनका गूढ़ अर्थ श्रृंगारिक था। अब इनके किसी भी पद को देख लें, जैसे मान लीजिए कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, या मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए। दोस्तों, इन पदों में कहीं ना कहीं शुक्ल जी के शब्दों में अर्थ चमत्कार है, प्रभाव चमत्कार है। अलंकारों के माध्यम से इन पदों को गूढ़ता देने की कोशिश की गई है, इनका अर्थ अत्यंत गूढ़ बनाया गया है। तो जाहिर है कि जिस रचनाकार ने भक्ति परक पद को लिखा हो, बेशक उस भक्ति का उद्देश्य श्रृंगारिक है, सतही तौर पर ये पद भक्ति। इसलिए भिखारी दास ने लिख दिया कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। और इतना ही नहीं, देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा कि रीतिकालीन कवियों ने भक्ति को सामाजिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए कवच के रूप में इस्तेमाल किया। जो भी हो, लेकिन आम आदमी ने समझा कि बिहारी भक्ति परक पद भी रच रहे थे। अपने गांव देहात में कई लोग तो बिहारी के पद पूजा पाठ में भी गा लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग। अब ये बात अलग है कि उन्हें कौन मुक्तक का अर्थ समझाए, उन्हें रीति काव्य धारा का मर्म समझाए। अपने यहाँ बुजुर्गों को जाके कहिए कि बाबा ये कैसे पद गा रहे हैं, उनसे जूते खाने हैं क्या? तो भाई बेशक बिहारी श्रृंगारिक पद ही लिख रहे थे, लेकिन आम जनता को लगा कि उनमें भक्ति भी है। तो ध्यान से सुनिए कि बिहारी की कविता दरबारी है, बिहारी की कविता सामंती परिवेश की है, बिहारी की कविता श्रृंगारिक है, लेकिन फिर भी इसमें लोक चेतना की उपेक्षा नहीं है, क्योंकि लोक चेतना के लिए इसमें भक्ति भी है, लोक चेतना लोक संवेदना के लिए नीति परकता भी है। लेकिन जब बात करें श्रृंगार की, तो आपके उत्तर का बड़ा हिस्सा, या यूं कहें कि मुख्य भाग यही है, क्योंकि शुक्ल जी ने लिख दिया था कि बिहारी श्रृंगार के प्रगल्भ रचनाकार थे। और इतना ही नहीं, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कह ही दिया था। तो इसका अर्थ है कि रीतिकाल अपने आप में श्रृंगार काल है, और बिहारी श्रृंगार में भी इसके प्रगल्भ रचनाकार हैं। तो बिहारी का श्रृंगार कैसा है? आलोचकों ने लिखा, आचार्य शुक्ल ने ही, कि भाई श्रृंगार एक रस है तो उसका स्थायी भाव प्रेम है। बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है। जरा समझिए, चौगान का जो खेल है उसमें धूर्तता के लिए जगह है, उसमें चतुराई की जा सकती है, छल किया जा सकता है। यानी बिहारी ने जो प्रेम संबंधी दृष्टिकोण को दर्शाया, एक तो वह सामंती है, तो सामंती प्रेम कैसा होगा? उसमें बहुपत्नित्व परंपरा होगी, उसमें बहुविवाह मूलक परंपरा होगी, उसमें उपपत्नियां यानी रखैलों की व्यवस्था होगी। यानी नायक एक होगा और नायिकाएं असंख्य होंगी। इसीलिए बिहारी जैसे रचनाकारों ने अपने नायक को कृष्ण की उपमा दी और नायिकाओं के लिए गोपियों की उपमा दी। लोगों को लगे कि भाई ये कृष्ण और राधा या गोपियों की भक्ति चल रही है, लेकिन वास्तव में प्रेम का कुछ और अर्थ था। बिहारी का जो प्रेम चित्रण है वह चौगान के खेल की तरह है। उसमें नायक और नायिका दोनों मक्कार हैं, दोनों घनानंद के नायक नायिका की तरह नहीं। जैसे घनानंद लिखते हैं, तुम कौन धौपाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पैदे हूँ छटाक नहीं। जैसे घनानंद कहते हैं, अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। जैसे ये रचनाकार लिख रहे थे, रीति मुक्त रचनाकार, कि यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। बिहारी का प्रेम ऐसा नहीं, तलवार की धार पे दौड़ने वाला प्रेम नहीं है। और ना ही दोस्तों इस प्रेम में सीधेपन के लिए कोई स्थान है।
बल्कि यहाँ तो सयानापन के लिए जगह है, यहाँ लालचपन है, यहाँ बांकपन है, यहाँ कहीं ना कहीं मक्कारी है, यहाँ कहीं ना कहीं छल है, चतुराई है, धूर्तता है। इसीलिए बिहारी जब प्रेम का चित्रण करते हैं या श्रृंगार का चित्रण करते हैं तो एक ऐसे नायक और एक ऐसी नायिका का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं जिनके लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ ये काम भोग की पूर्ति को महत्व देते हैं। चाहे सभा हो, चाहे भीड़ कहीं भी बैठी हो, नायक नायिका अपने प्रेम के आनंद को छोड़ते नहीं। सभा के शिष्टाचारों की अनदेखी करके भी अपने प्रेम प्रस्ताव को एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं, यहाँ तक कि अपने भावों का संप्रेषण करते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। इसलिए शुक्ल जी को लिखना पड़ा कि इनका जो प्रेम है वह सीधा साधा या उत्सर्ग पर आधारित नहीं है, बल्कि चौगान का खेल है। दूसरी बात कि बिहारी ने जिस श्रृंगार का चित्रण किया उसमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष है। वियोग हालांकि दरबारी रीतिकालीन कवियों के लिए कोई मायने नहीं रखता, ये वियोग चित्रण नहीं कर रहे थे, इनका उद्देश्य सिर्फ संयोग चित्रण था। ये दैहिक घर्षण की कविता लिख रहे थे। इनकी कविता मानिए या कहिए तो सीमित प्रकार की कविता थी। नायिका के अधनंगे शरीर के चित्रण तक जुड़ी हुई कविता थी। ऐसा कहें कि रूप तृषा से शुरू होकर के यौन तृप्ति तक की कविता थी, उससे अधिक कविता नहीं थी। सांसों से लेकर दैहिक घर्षण की कविता थी, अर्थात वासनात्मक कविता थी, एक प्रकार से अश्लील कविता थी, फूहड़ कविता थी। फिर भी बिहारी की बारीकियां इसमें हैं कि उन्होंने वियोग का भी चित्रण किया। समझिए, संयोग में दैहिक सौंदर्य का चित्रण है और वियोग पक्ष का चित्रण भक्ति काल के कवि कर रहे थे, लेकिन बिहारी भी उस वियोग का चित्रण करते हैं, परंतु उद्देश्य यहाँ भी दरबारी या श्रृंगारिक है। बिहारी का संयोग पक्ष यदि अतिशयोक्ति मूलक है तो इनका वियोग पक्ष भी अतिशयोक्ति मूलक है। बिहारी ने वियोग में यह दर्शाने की कोशिश की कि नायिका नायक के वियोग में इतनी दुबली हो गई है कि मानो सांसों के झूले पर सवार है। इत आवत चली जात उत चली छसा तक हाथ। बिहारी की नायिका इतनी कृष्णकाय, इतनी दुबली हो गई है कि बिस्तर पर वह लेटी है, बिस्तर पर सिलवटें, चादर की सिलवटें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन नायिका नहीं दिखाई पड़ती है। नायिका के विरह ताप से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा उपवन जल उठा है, बर्फ की सिल्ली पिघल गई है, यहाँ तक कि कमरे का तापमान बढ़ा हुआ है। अर्थात बिहारी श्रृंगार पक्ष के चित्रण में भी संयोग और वियोग दोनों का उद्घाटन करते हैं, दोनों का अतिशयोक्ति मूलक चित्रण करते हैं। जब श्रृंगार का संयोग पक्ष उद्घाटित करते हैं तो वह भी अतिशयोक्ति मूलक है और वियोग पक्ष भी। इतना ही नहीं, बिहारी का जो संयोग श्रृंगार है उसमें भी बिहारी ने भंगिमाओं का उल्लेख किया। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि नायक नायिका के मिलन के बीच भंगिमाएं, एक जो प्रेम है जो निश्चेष्ट प्रेम है, बिना चेष्टा के मानो नायक को आकर्षित करने वाला प्रेम। दूसरा प्रेम जो है वो सचेष्ट है, जानबूझ करके एक एक अंग को देखियो अनदेखियो कियो, अंग अंग सबे दिखाए वाला प्रेम है, सचेष्ट चेष्टा के साथ। और एक प्रेम सीधे सीधे वासनात्मक है, इसलिए वह संभोग सूचक प्रेम है, रति सूचक प्रेम है। कुल मिलाकर श्रृंगार का एक ही उद्देश्य है, रति की प्राप्ति, यौन तृषा की प्राप्ति, रूप तृषा को खत्म करते हुए यौन तृप्ति से जुड़ जाना। जाहिर सी बात है कि बिहारी रीतिकाल के कवि थे और रीतिकाल के कवियों ने मुक्तक शैली के साथ साथ ब्रजभाषा का प्रयोग किया, लेकिन यह ब्रजभाषा याद रखिए भक्ति काल की लोक बोली वाली ब्रजभाषा नहीं है, जहाँ कवियों को लिखना पड़ा कि ऐसे ऐसे कबिन की बानी ही सो जानी है, बल्कि रीतिकाल के कवियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, भाषा बोले न जानही जेही कुल के दास। ये मानते थे कि जो बोली बोलते हैं वो तो किसी कुल में
पलने वाले या चाकरी करने वाले दास हैं। इसलिए इनकी भाषा जो है वह रीतिकालीन संस्कारों की ही भाषा है, अभिजात्य मूलक भाषा है, अलंकारिक भाषा है, परिनिष्ठित भाषा है। दूसरी बात, अलंकारों से सजी संवरी भाषा है। तीसरी बात, उसमें ध्वन्यात्मकता है, उसमें उक्ति वैचित्र है, कहीं ना कहीं उसमें लाक्षणिकता भी है। यानी काव्य कला से और कलात्मक सौंदर्य से जुड़ी हुई भाषा है। यही वजह है कि आप बिहारी जैसे कवियों पर जब लिखें तो अंत में निष्कर्ष यह लिखें कि बिहारी जैसे सामंती दरबारी रचनाकारों ने भाव पक्ष को गौण कर दिया। उनकी कविता में अनुभूति गौण है, अभिव्यक्ति ही प्रबल है, क्योंकि इनकी कविता प्रदर्शन प्रिय है, इनकी कविता सजावट की वस्तु है, मानो दरबारों में अभिसारिका का काम करती है। तो अब आप देखिए सारे मुद्दे जुड़ गए। कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाए उसका उत्तर आप दे सकते हैं। और जब जब आप बातों को सुनिए तो उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, शब्दों को पकड़िए, मेरी बात को सुनिए, लिख लीजिए। लिखते ही आपको लगेगा कि अब सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो यहाँ तक ठीक है। तो आइए अब अगले टॉपिक को देखते हैं।